A very good morning to all the students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 accountancy. As you know very well, in the last few videos, we already discussed some of the important practical as well as the theoretical topics in the chapter number 9, and the name of the chapter is Redemption of Debenture. In this chapter, we discuss the practical and the theoretical concepts related to the redemption of debenture by draw of lots method and by lump sum payment method. So after completing the part A and both the volumes, that is in volume 1 and volume 2, volume 1 is related to the accounting for not-for-profit organization, whereas accounting for partnership firm, whereas volume 2 includes the accounting for companies. In this chapter, in this volume, you know very well, we discuss about the three chapters: issue of share, issue of debenture and redemption of debenture. So after completing the part A, यानी part A पूरा complete करने के बाद, now we are moving to the part B of class 12 accountancy. So before starting the chapter and the new topic from the part B, let's discuss the whole syllabus of the part B. So in the part B of class 12 accountancy, the name of the part B is Analysis of Partnership Firm. Analysis of फाइनेंशियल स्टेटमेंट. यानी कि इस पार्ट बी में क्लास 12 अकाउंटेंसी का जो पार्ट ए था, उसमें हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप फर्म और कंपनी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स को क्या करते थे, एनालाइज करते थे, उसको रिकॉर्ड कैसे करना है, ये सब सीखते थे. एंड इन द पार्ट बी ऑफ क्लास 12 अकाउंटेंसी वी आर टॉकिंग अबाउट द एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी. यानी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे एनालिसिस किया जाए, उससे कैसे रिजल्ट फाइंड आउट किया जाए, कैसे उस बेसिस पे डिसीजन लिया जाए, ये सीखा जाता है. सो पहले ये जान लीजिए कि जो पार्ट बी है क्लास 12 अकाउंटेंसी का, उसका नेम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी. एंड विद दिस पार्ट वी कैन इजीली अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी. यानी जब कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है तो उसके कई एम होते हैं, उसके बेसिस पे कई तरह के डिसीजन लिए जाते हैं, कई तरह की प्रिडिक्शन की जाती है. तो ये सारे प्रिडिक्शन और ये सारा डिसीजन जो होता है वो बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस पे डिपेंड करता है. एंड यू नो वेरी वेल, कंपनी का जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनता है एक प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है. कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके बनाया जाता है. तो जो उसका एनालिसिस है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट. सो अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हैं कंपनी का और उसको एनालाइज नहीं कर रहे हैं तो बनाने का कोई भी कहते हैं ना, कोई भी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो पाएगा. सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी को बनाने के साथ साथ उसको एनालाइज करना, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूटी ऑफ एनी अकाउंटेंट. सो इसलिए हम लोग क्लास 12 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाया जाए और क्यों बनाया जाए, उससे हम क्या डिसीजन ले सकते हैं, कैसे हम उसको उसमें से जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको ट्रेस करके बिजनेस के लिए प्रिडिक्टेबल, बिजनेस के लिए प्रॉफिटेबल डिसीजन ले सके, ये हमें हेल्प करता है. सो अब हम लोग आते हैं कम टू द सिलेबस कि पार्ट बी जो है उसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी. इसमें बेसिकली दो यूनिट है. इन द पार्ट बी ऑफ क्लास 12 अकाउंटेंसी, इसमें दो यूनिट है, यूनिट 4 एंड यूनिट 5. और जो फर्स्ट 3 यूनिट्स हैं विच आर ऑलरेडी डिस्कस इन द पार्ट ए, फर्स्ट 3 यूनिट मतलब यूनिट 1 इन द पार्ट ए, दैट इज एन accounting for not for profit organization. Unit 2 accounting for partnership firm, and unit 3 accounting for companies.
सो जो यूनिट 4 है आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, ये रिलेट करता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इन द यूनिट 4 इसमें जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड किया गया है वो मार्क्स है आपका 15, मार्क्स इज 12, सॉरी फॉर दैट, टोटल 12 मार्क्स का होता है। और ये जो पूरा पार्ट बी है इसका जो पूरा मार्क्स है इन द टोटल इज 20 में से 12 मार्क्स जो है यूनिट 4 से है और 8 मार्क्स जो है वो यूनिट 5 से है। और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बेसिकली कई चैप्टर इंक्लूड किए जाते हैं। इसमें चैप्टर्स के नेम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, इट मीन्स कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे प्रिपेयर करती है, उसमें कौन कौन से आइटम्स इंक्लूड किए जाते हैं और किस हेड और सब हेड में इंक्लूड किए जाते हैं, ये चैप्टर हमें ये बताता है। दूसरा हमारा है इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। एनालिसिस किसे कहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है और टूल्स क्या हैं, व्हाट आर दी टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। यानी कंपनी अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करती है तो उसके लिए कितने टूल्स हैं, कितने कहते हैं ना, कितने तरह से हमारे पास वेपन्स हैं जिसकी हेल्प से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस कर सकते हैं। तो उसमें टूल्स के बारे में हमें डिस्कस करना है, जैसे कंपैरेटिव हो गया, कॉमन साइज हो गया, ट्रेंड एनालिसिस हो गया। इसके साथ साथ अकाउंटिंग रेशियो। सो जो लगभग 90% पार्ट बी जो है वो यूनिट 4 में आ जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, अकाउंटिंग रेशियो। और जो यूनिट 5 है वो रिलेट करता है आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट से। किससे रिलेट करता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट से, जो कितने मार्क्स का है, मार्क्स है इसमें 8। ओके, सो बेसिकली दिस इज एन इंट्रोडक्शन अबाउट द पार्ट बी ऑफ क्लास 12 अकाउंटेंसी। और आपने इसमें देखा हमें टोटल 2 यूनिट पढ़नी है, यूनिट 4 और यूनिट 5। यूनिट 4 में 4 चैप्टर्स आपको डिस्कस करने हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, टूल्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस एंड अकाउंटिंग रेशियो। वेयर इज इन यूनिट 5 में हम लोग को डिस्कस करना है द कैश फ्लो स्टेटमेंट विच इज ऑल्सो द टूल फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ओके, सो उसको नोट डाउन कर लीजिए एंड देयर आफ्टर वी विल मूव टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ द पार्ट बी, दैट इज इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। सो द फर्स्ट चैप्टर which are discussed in the part B and the unit 4, that is in financial statement of company. Okay, so सबसे पहले हम लोग चैप्टर डिस्कस करते हैं, चैप्टर नंबर 10 अगर ऑल ओवर देखा जाए, एंड इट इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ पार्ट बी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। सो व्हाट डू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, इसको पहले डिस्कस करेंगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी किस एक्ट के बेसिस पे बनाया जाता है ये भी डिस्कस करेंगे हम लोग, और साथ ही साथ ये डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में किस टाइप के स्टेटमेंट इंक्लूड किए जाते हैं। सो प्लीज नोट डाउन, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, यू नो वेरी वेल, नया कंपनीज एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ है हमारे देश में 2013। इससे पहले 1956 कंपनीज एक्ट जो था वो एप्लीकेबल था। सो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013, सेक्शन 2 सबसेक्शन 40, सेक्शन 2 सबसेक्शन 40, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है। फर्स्ट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, सेकेंड
statement of profit and loss, third cash flow statement, okay, and as well as notes to account या explanatory notes, explanatory notes. So basically अगर हम लोग बात करें कंपनीज एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो कंपनीज एक्ट, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं? बैलेंस शीट जैसे प्रिपेयर करते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जिससे हम एट द एंड ऑफ द ईयर अपने बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट जिसकी हेल्प से हम अपने बिजनेस के जो डिफरेंट एक्टिविटीज से होने वाले कैश इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज के बारे में इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। एज वेल एज एक्सप्लेनेटरी नोट्स, मतलब इसके अलावा जो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं जिन्हें हम ना फिर बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या कैश फ्लो स्टेटमेंट में इंक्लूड कर पाते हैं, उनको हम ये एडिशनल नोट्स में क्या करते हैं, इंक्लूड किया जाता है। अब हम लोग अगर बात करें कि डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दिस इज द डेफिनेशन विच आर गिवन बाय कंपनीज एक्ट, लेकिन एक्चुअल डेफिनेशन क्या है? एक्चुअल डेफिनेशन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे आपने 11th में पढ़ा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस, they provide information about the profitability and position of a business. सो अगर आइडियल डेफिनेशन की बात किया जाए कि व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो जैसे 11th में आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट की मीनिंग लेते थे, वैसे ही आपको 12th में भी लेना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है अकाउंटिंग प्रोसेस का सबसे एंड पार्ट होता है, सबसे लास्ट, यानी रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइज के बाद हम क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं। सो इंटरप्रिटेशन मतलब रिजल्ट ड्रॉ करें। हमने कई सारे ट्रांजेक्शन किए ड्यूरिंग अकाउंटिंग ईयर और उससे रिजल्ट क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, हमारी एसेट्स में क्या चेंजेस हुआ, लाइबिलिटीज में क्या चेंजेस हुआ, कैपिटल में क्या चेंजेस हुआ, ऑल द थिंग्स वर शोन इन द विद द हेल्प ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और इसके साथ साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी क्या करती है, हमें प्रॉफिटेबिलिटी और पोजीशन की जानकारी देती है। अगर हमें बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि ये पता करना हो कि बिजनेस की जो प्रॉफिट अर्निंग की कैपेबिलिटी कैसी है, तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प से, और पोजीशन पता करना हो कि बिजनेस का पोजीशन कैसा है, बिजनेस की लायबिलिटी कैसी है, एसेट्स कैसी है, इस तरह की जानकारी अगर हमें जाननी हो तो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा कई सारे थ्योरीज गिवन हैं इन द बुक, जैसे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, characteristics of balance sheet, characteristics of statement of profit and loss and nature of financial statement। ये सारी चीज़ें आप सभी लोग अच्छे से डिक्टेट कर लीजिएगा, मतलब लर्न कर लीजिएगा, एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स सो प्लीज आस्क। आफ्टर completing the theoretical part related to the first chapter of part B, that is in financial statement of company, let's we move to the format of financial statement which are given by the Companies Act 2013। यानी Companies Act 2013 ने बैलेंस शीट बनाने के लिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए प्रॉपर फॉर्मेट प्रोवाइड किया है, और हर कंपनी को इसी फॉर्मेट के हिसाब से ही क्या करना पड़ता है, बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर करना। सो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि हाउ कंपनी प्रिपेयर इट्स बैलेंस शीट with the given guideline by the Companies Act, and thereafter we will discuss
how company prepare its statement of profit and loss in accordance with the Companies Act 2013. So let's we start the first important part, that is in format of balance sheet. So if we are talking about the format of balance sheet, so let's see that how company prepare its फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें सबसे पहला पार्ट होता है बैलेंस शीट का। तो मैं बैलेंस शीट को समरी फॉर्म में बनाऊंगा। आप लोग देखिएगा जो पार्ट आपके सीबीएसई सिलेबस के अकॉर्डिंग इंक्लूड है, सिर्फ वही पार्ट डिस्क्लोज किए जाएंगे, बाकी पार्ट को हम लोग क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। ओके, सो दिस इज द फॉर्मेट बैलेंस शीट ऑफ, जिस भी कंपनी का बना रहे हैं उसका नाम यहाँ मेंशन किया जाएगा। एंड आफ्टर दैट आपको पता होना चाहिए जो कंपनी बैलेंस शीट बनाती है वो किस शेड्यूल में बनाती है, एज पर द शेड्यूल 3, एज पर शेड्यूल 3 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। ये बात हमेशा याद रखिएगा, व्हेन एनी कंपनी prepare its balance sheet, so this balance sheet prepare as per the schedule 3 of Indian Companies Act 2013। so जो उसका फॉर्मेट होगा वो फॉर्मेट इस तरह से होगा, particulars, next is note number, third previous year, फोर्थ इज करेंट ईयर, PY फॉर प्रीवियस ईयर, CY फॉर करेंट ईयर। अमाउंट जो लिखेंगे, क्योंकि बैलेंस शीट जो बनती है कंपनी की वो कंपैरेटिवली बनती है, मतलब जब भी आपको कंपनी प्रिंट करके आप कोई भी कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे तो उसमें करंट ईयर के फिगर्स के साथ साथ प्रीवियस ईयर के फिगर्स भी क्या होते हैं, गिवन होते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में अगर करंट वैल्यू सिर्फ दी है तो सिर्फ करंट वैल्यू के हिसाब से बैलेंस शीट बनाएंगे, अगर करंट और प्रीवियस ईयर की दोनों की वैल्यूज गिवन है तो आप दोनों के हिसाब से क्या करेंगे, बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। सो ये तो हो गया फॉर्मेट। कितने कॉलम्स होते हैं, बेसिकली 3 to 4 होते हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर को लेंगे तो 4 कॉलम्स हो जाएंगे, और अगर प्रीवियस ईयर को इग्नोर करेंगे तो 3 कॉलम्स हो जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग इसमें हेड देखते हैं, कौन कौन से हेड है। बेसिकली पहला हेड होता है इसमें इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो फर्स्ट मेजर हेड होता है, या जिसे कह सकते हैं पार्ट हो सकता है। बेसिकली जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है वो 2 पार्ट में प्रिपेयर होती है, इक्विटी एंड लायबिलिटी एंड एसेट्स। सो इन द इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट में यू नो वेरी वेल दे आर बेसिकली 3 हेड्स, मेन हेड्स, शेयर होल्डर फंड, सेकेंड नॉन करेंट लायबिलिटी, एंड थर्ड करेंट लायबिलिटी। मैं भी शॉर्ट में आपको बैलेंस शीट बना के दिखा रहा हूं ऑफ द कंपनी। ओके, सो दिस इज द टोटल ऑफ इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट। सो देयर आर बेसिकली 3 मेजर हेड shown in the equity and liability part of the company, that is an equity and liability में shareholder fund, full name is shareholder fund, second non current liability, third will be a current liability। दूसरा पार्ट होता है इसका assets का, second part will be assets, and in the assets part हम लोग क्या करते हैं, 2 मेजर हेड को इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट नॉन करेंट एसेट्स, and second will be your current assets। okay, so these are the part में आप लोगों ने मेजर हेड देख लिया, कितने मेजर हेड होते हैं। ये आपकी एक रफली बैलेंस शीट प्रिपेयर हो गई ऑफ कंपनी। ओके, सो यू कैन सी दैट एक रफली बैलेंस शीट का फॉर्मेट आप लोगों ने देखा अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट शेड्यूल 3 की 2 साइड है।
जैसे आपने बैलेंस शीट में, आप ओल्ड बैलेंस शीट में देखते थे एक लायबिलिटी साइड और एक एसेट साइड होता था, हॉरिजॉन्टल होता था, बट अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013 जो नई टाइप की बैलेंस शीट बनेगी अब वो वर्टिकली बनेगी। वर्टिकली मतलब इसमें आप पहले लायबिलिटी साइड की चीजें इंक्लूड करेंगे, शो करेंगे, एंड देयर आफ्टर आप एसेट साइड की चीजों को क्या करेंगे, शो करेंगे। जैसे यू कैन सी दैट इन द फर्स्ट पार्ट इज इक्विटी एंड लायबिलिटी, सेकेंड पार्ट इज assets, and equity and liability part में you can see that the three major head, all these three are the major head, ये major heads हैं। किस साइड के मेजर हेड है, किस पार्ट के मेजर हेड है, इक्विटी एंड लायबिलिटी के मेजर हेड। और एसेट साइड के अगर बात करें उसमें मेजर हेड कौन कौन से हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। अभी इस मेजर हेड में भी सब हेड है, एंड देयर आफ्टर सब हेड में क्या है, आपके आइटम्स है, उसको हम लोग को डिस्कस करना। सो हम एक एक मेजर हेड्स को लेंगे, उस मेजर हेड में कौन कौन से सब हेड्स हैं और उन सब हेड में कौन कौन से आइटम्स हैं या वैल्यूज जो हैं वो लिखी जाती हैं। इसलिए कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो बाकी सारी बैलेंस शीट से थोड़ा सा टफ होता है और थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ता है। अगर आप पार्टनरशिप की बैलेंस शीट बनाए होंगे, अगर आप एनपीओ की बैलेंस शीट बनाए होंगे, 11th में सोल प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट बनाए होंगे, तो उसमें कोई एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन नहीं है। लेकिन व्हेन वी प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, तो आपको एक प्रॉपर फॉर्मेट, एक प्रॉपर रूल फॉलो करना पड़ता है। गॉट इट? सो हम लोग चलते हैं। सबसे पहले मेजर हेड लेते हैं शेयर होल्डर फंड। मेजर हेड शेयर होल्डर फंड में कौन कौन से हेड्स होते हैं और उसमें कौन कौन से आइटम्स को हम लोग शो करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे टॉपिक जो है वो चेंज हो जाएगा। टॉपिक विल बी अ बैलेंस शीट एंड इट्स मेजर हेड। ओके, अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले मेजर हेड की, दैट इज इन शेयर होल्डर फंड। दिस इज द फर्स्ट मेजर हेड और किस साइड में आता है, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड में आता है। इन द शेयर होल्डर फंड ये आता है आपका किस पार्ट में, इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट। जो शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर फंड में बेसिकली 3 सब हेड पाए जाते हैं। फर्स्ट इज शेयर कैपिटल, सेकेंड इज रिजर्व एंड सरप्लस, थर्ड जो सिलेबस में आपके नहीं है लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा जानने में कोई दिक्कत नहीं है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिए। All these sub head and which are included in the major head shareholder fund, अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि ये सब एग्जाम में पूछा जाता है कि शेयर होल्डर फंड में कौन कौन से हेड्स आते हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। अब इसमें आपको डिटेल में डिस्कस करना है कि शेयर कैपिटल में हम कौन कौन से आइटम्स को शो करेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस में हम कौन कौन से आइटम्स को शो करेंगे, एंड मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स में हम लोग कौन कौन सी चीजें इंक्लूड करें। सो लेट्स वी डिस्कस अबाउट इट। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं शेयर कैपिटल। यू नो वेरी वेल शेयर कैपिटल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर कैपिटल? अमाउंट रिसीव्ड ऑन शेयर, इट विल बी नोन एज शेयर कैपिटल। यू नो वेरी वेल कंपनी क्या करती है, फंड अरेंज करने के लिए शेयर इशू करती है, एंड इशू ऑफ शेयर के रिस्पेक्ट में जो भी उसको पैसा मिलता है उसमें लोग शेयर कैपिटल कहते हैं। और शेयर कैपिटल के कई पार्ट होते हैं, एथराइज शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल, कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, रिजर्व कैपिटल।
So there are various type of the share capital. और subscribed share capital में there are two types, subscribed and fully paid up, subscribed and not fully paid up. So और ये जो बैलेंस शीट का जो शेयर कैपिटल पार्ट है, इट इज ऑल्सो डिस्कस इन द चैप्टर नंबर 7, दैट इज एन इशू ऑफ शेयर. इसे हम लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस कर लिया है. अगर आपको याद होगा, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो उसमें क्वेश्चन में रहता था प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द कंपनीज बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013. तो याद आया होगा. तो उसमें हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि कंपनी कैसे शेयर कैपिटल को शो करती है एट द टाइम ऑफ द इशू ऑफ शेयर, फॉर कैश इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कॉल्स इन एरियर की सिचुएशन में, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर की सिचुएशन में, फॉर फ्यूचर एंड रीइशू ऑफ द शेयर की सिचुएशन में. ये सारी चीजें आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 में डिस्कस कर लिए, तो दोबारा डिस्कस करने की जरूरत नहीं. ओके, सो ठीक है. सो एट लास्ट आई वांट टू से दैट कि शेयर कैपिटल में कौन कौन से आइटम शो होंगे इन द शेयर कैपिटल, which are the सब हेड ऑफ द मेजर हेड ऑफ शेयर होल्डर फंड. शेयर कैपिटल में बेसिकली कौन कौन से आइटम्स इंक्लूड होंगे. एक एथराइज शेयर कैपिटल शो करना, इशूड शेयर कैपिटल शो करना, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल शो करना. और सब्सक्राइब शेयर कैपिटल में यू नो वेरी वेल दो कैटेगरीज होती हैं, फुल्ली पेड अप एंड नॉट फुल्ली पेड अप. Subscribe and fully paid up and subscribe and not fully paid up. Okay, so this is the first subhead which are included in the first major head, that is in shareholder fund. Second के हम लोग बात करते हैं रिजर्व एंड सरप्लस. बहुत ही कॉमन नेम है और आप लोगों ने इसके बारे में डिस्कस भी किया होगा. What is the meaning of share reserve and surplus? You know very well. कंपनी क्या करती है, अपने प्रॉफिट में से कुछ पैसा जो है सेव करती रहती है. जैसे हम लोग सेव करके चलते हैं ना चीज़ों को, वैसे कंपनी भी क्या करती है, अपने प्रॉफिट में से कुछ अमाउंट क्या करती है, रिजर्व लेके चलती है. एंड सच प्रॉफिट विल बी नोन एज एन रिजर्व. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिजर्व? एनी कंपनी रिटेन इट्स प्रॉफिट अनडिस्ट्रीब्यूटेड. मतलब प्रॉफिट का वो हिस्सा जो कंपनी क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है, बल्कि उससे किसी भी नोन या अननोन लायबिलिटी के लिए क्या बना लेती है, एक फंड बना लेती है, एक रिजर्व बना लेती है. इट विल बी नोन एज रिजर्व. एंड सरप्लस का मतलब होता है प्रॉफिट का क्रेडिट बैलेंस. यू नो वेरी वेल, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं हम लोग, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. तो उसका जो क्रेडिट बैलेंस होता है, इट विल बी नोन एज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट. सो अगर हम लोग इसमें कुछ आइटम्स की बात करें कि रिजर्व एंड सरप्लस में कौन कौन से आइटम्स आएंगे, तो रेवेन्यू रिजर्व, जनरल रिजर्व या कैपिटल रिजर्व. कैपिटल रिजर्व से याद होगा आप लोगों को चैप्टर नंबर 7 इशू ऑफ शेयर, जिसमें फॉरफीचर करने के बाद रीइशू करते थे एंड जितना पैसा बचता था इट विल बी ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व, शेयर फॉरफीचर अकाउंट. सो कैपिटल रिजर्व, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल रिजर्व? Any reserve which is created out of capital profit. And what is the meaning of revenue reserve? Any reserve which is created out of revenue profit, जिसे हम लोग जनरल रिजर्व भी कहते हैं. ठीक है, तो रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या इंक्लूड होता है? जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, इसके साथ ही साथ कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. आपने बनाया था अभी चैप्टर नंबर 9 में, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व. डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व मीन्स डिबेंचर को रिडीम करने के लिए जो रिजर्व बनाते हैं उसे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व कहते हैं. और कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व मतलब प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करने के लिए जो रिजर्व बनाते हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व कहते हैं. सो ये सारे रिजर्व की जितने भी कैटेगरीज होंगी, जिनका भी एम होगा वो प्रॉफिट को रिजर्व रखना फॉर नोन और अननोन लायबिलिटी के लिए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस के हेड में रखेंगे. जैसे इसके साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें रीवैल्यूएशन रिजर्व, वो भी आएगा. एक सबसे फेमस है जो आपके इस कोर्स में है, वो है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व.
याद हुआ होगा आप लोगों को कुछ कि व्हेन एनी कंपनी इशूड इट शेयर एट प्रीमियम और मोर देन द फेस वैल्यू इट विल बी नोन एज एन इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। यानी जब कंपनी अपने शेयर को फेस वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पे इशू करती है तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रीमियम पे इशू करना। और इस प्रीमियम अमाउंट को कंपनी क्या करती है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से क्रेडिट करती है। और ये किस हेड में दिखाया जाता है, रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाया। ओके, सो दिस इज अ शॉर्ट एंड सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिजर्व एंड सरप्लस। इसके साथ ही साथ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। अगर डेबिट बैलेंस है तो नेगेटिव होगा, क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट होगा। तो बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस विल बी शोन अंडर द रिजर्व एंड सरप्लस कैटेगरी। तो हम लोगों ने आज शेयर होल्डर फंड का शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस में कौन कौन से आइटम्स होंगे वो डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वॉरेंट्स में कौन कौन से आइटम्स आते हैं। बेसिकली ये आपके कोर्स में है नहीं, लेकिन एडिशनल नॉलेज के लिए हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जितने भी मेजर हेड्स और बचे हुए हैं, चाहे वो लायबिलिटी पार्ट के हों चाहे वो एसेट्स पार्ट्स के हों, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।